एक महिला अपनी बेटी को लेकर सीधा चौकी पहुंचती है और चौकी इंचार्ज के पास जाने के बाद रोते हुए बिलखते हुए कहती है कि साहब मेरी एक शिकायत है, मेरा एक पत्र है, पीछे ले लीजिए और इस पर कार्रवाई कर दीजिए। जैसे ही चौकी इंचार्ज ने उस शिकायती पत्र को लिया और से कहता है, शिकायती पत्र को लेने के बाद वो थोड़ा चौंक जाता है। दरअसल उसमें दो व्यक्तियों के नाम लिखे हुए थे। एक व्यक्ति जो उसमें होता है वो व्यक्ति होता है जिसके जगह में वो चौकी चल रही थी, वो थोड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है उस महिला से कि एक काम करो, जो शिकायती पत्र दिया ठीक वैसे ही रहने दो, लेकिन इसमें से एक नाम हटा दो। महिला कहती है कि साहब वो तो मुख्य आरोपी है, उसके लिए तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए तो मैं आई हुई हूँ। अब चौकी इंचार्ज थोड़ा परेशान हो जाता है। वो अपने उच्च अधिकारी यानी कि थाना अध्यक्ष से वार्तालाप करता है कि कहता है कि साहब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि एक महिला आई शिकायती पत्र लेकर, वो कहती है कि इस मामले में कार्रवाई कर दीजिए। उसने दो नाम लिखे हुए, उसमें से एक नाम ऐसा है जिसकी जिसके घर में जिसके कमरे में ये चौकी चल रही है। तो थाना अध्यक्ष कहते हैं कि तो कोशिश करो मामला टालने की, टल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। मामला टालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिस मामले को टालने की कोशिश की जा रही है उस मामले की गूंज स्कूल हो, कॉलेज हो, बस हो, रेलवे स्टेशन हो, हर जगह जगह देखो वहाँ चर्चाएं होनी शुरू हो जाएंगी। इतनी चर्चाएं होती है, ना चौकी इंचार्ज अपनी सीट पर रहते हैं, ना ही थाना अध्यक्ष अपनी सीट पर रह पाते हैं। वो जो भी मामले की टाल मटोल कर रहे थे, आखिरकार वो महिला कौन है वो चौकी इंचार्ज, क्या थी पूरी कहानी, आज की इस घटना के माध्यम से पूरी घटना के जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं ओमवीर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है अयोध्या, और अयोध्या का ही एक थाना लगता है पूरा कलंदर। पूरा कलंदर क्षेत्र का एक गांव मदरसा, और इसी इलाके का एक गांव लगता है दरअसल बदरसा, जो कस्बा है उसी इलाके का जो गांव लगता है। वहाँ पर एक विधवा महिला रहती है। विधवा महिला की 4 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है। बेटा सबसे छोटा, जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास है। 4 बेटियां घर में खाने कमाने के लिए एकमात्र रास्ता है मजदूरी। मजदूरी करते हैं तो घर परिवार का भरण पोषण होता है, घर का चूल्हा जलता है। दरअसल जुलाई 2024 के अंतिम सप्ताह की मैं बात कर रहा हूँ। जुलाई 2024 के अंतिम सप्ताह में जो सबसे छोटी वाली बेटी हो, जिसकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास होती है, उसको अचानक से उसके तबीयत खराब होने लगती है। माँ तक बात पहुँचती है। माँ कहती है कि बेटा आखिरकार क्या परेशानी है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। दरअसल लड़की छटपटा रही थी, उसके पेट में बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रहा था। माँ पर रह नहीं जाता, अपनी बेटी को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल पहुँचती है। वहाँ जाने के बाद जब बेटी को दिखाया जाता है तो डॉक्टर उस लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। माँ को देखते हैं, बेटी को देखते हैं, तो वो समझ नहीं पा रहे थे डॉक्टर साहब कि आखिरकार इस बेटी की समस्या को इसकी माँ तक कैसे पहुँचाई। तभी वो अपने दिल पर पत्थर रखते हुए डॉक्टर साहब कहते हैं कि माँ जी, ये कहते हुए बड़ा परेशान हो रहा हूँ। दरअसल आपकी बेटी 12 साल की और वो लगभग 2 महीने की प्रेग्नेंट है। ये कैसे हुई मुझे नहीं पता। जैसे ही माँ ने ये बात सुनी, 12 साल की वो लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, माँ के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। माँ सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि उसके पति की 2 साल पहले मौत हो चुकी है। वो अकेली ही है घर में, खाने कमाने वाली, मजदूरी करके किस तरह से परिवार चलाती है। और सबसे छोटी वाली बेटी 12 साल की, उस बेटी की सुनकर माँ सोचने पर मजबूर हो जाती है, रोने लगती है। रोते रोते अपनी बेटी के सामने जाती है, हाथ जोड़कर पूछती है कि बेटा तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। माँ ने उससे कोशिश की, ये जो दिक्कत जो परेशानी जो झेल रही थी वो लड़की 12 साल की, उसे अपने सीने से लगा, उसे प्यार से दुलार से पूछा कि आखिरकार हुआ क्या है, तुम्हारे साथ किसी ने कुछ करा क्या। जब माँ ने अपनी बेटी को सीने से लगा कर जानने की कोशिश की तो बेटी फूट फूट कर रोने लगती है। वो बताती है कि माँ, करीब 2.5 महीने पुरानी बात है, वो मजदूरी करके खेत से वापस आ रही थी तो रास्ते में एक बेकरी पड़ती है। वहाँ पर एक राजू नाम का लड़का रहता है। राजू नाम का लड़का उसके पास आता है, बिस्किट का बहाना देकर उसके पास जाता है कि चलो, तुम्हें जो हमारे मालिक हैं उन्होंने बुलाया है। वो नहीं जानती कि आखिरकार होने वाला क्या था। वो सीधी सादी बच्ची आखिरकार उस राजू के बहकावे में आ जाती है, सीधा उस बेकरी में पहुंच जाती है। वहाँ उससे बिस्किट और साथ ही कुछ ऐसा और दिया जाता है जिसको खाने के बाद वो लड़की बेहोशी जैसी हालत में पहुंच जाती है। इसके बाद फिर जो इस बेकरी का मालिक होता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो, जिसका नाम एक समाजवादी पार्टी से भी जुड़ा हुआ था, साथ ही वो बेकरी का मालिक होता है, साथ वो उस लड़की के साथ बलात्कार करता है। जब वो बलात्कार कर रहा था तो राजू उसका वीडियो बना रहा था। जब मालिक ये सब गंदा काम कर लेता है तो उसके बाद नौकर की भी हिम्मत बढ़ जाती है, नौकर भी उसके साथ गंदा काम करता है, और जब गंदा काम करता है तो वीडियो उसके पास होता है।
उस लड़की को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उससे कहा जाता है कि ये बात कहीं लीक नहीं होनी चाहिए, यदि लीक हुई तो किसी के पास जाती है तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएगी, और सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी, काबिल नहीं बचोगी। लड़की को जैसा समझाया गया, क्योंकि 12 साल की उसकी उम्र होती है, उसको अच्छे और बुरे के बारे में समझ नहीं थी, जैसे डराया गया, धमकाया गया, उस लड़की ने जुबान बंद रखी। लेकिन यहाँ जुबान बंद रहने से काम नहीं चला, बल्कि उस वीडियो के सहारे से उस लड़की को बार बार बुलाएगा और उसके बार बार उसके साथ गंदा और घिनौना करते होता रहा, और वो बेचारी इसका विरोध भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसको पता था भाई बहुत छोटा है, पिता उसका है नहीं, माँ उसकी मजदूर है, करे तो क्या करे। लेकिन जब वक्त आगे बढ़ता है तो तकलीफ होती है तो माँ को पता चलता है, माँ को डॉक्टर के माध्यम से ये पता चलता है कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। जब नाम लिया जाता है कि आखिरकार किसने उसके साथ ये गंदा काम किया है, तब माँ एक प्रार्थना पत्र लेकर चौकी जाती है। जब चौकी में पहुंचती है तो जो चौकी यानी मदरसा एक चौकी होती है, मदरसा चौकी के जो इंचार्ज होते हैं, तो उनके पास जब जाते हैं तो कहती कि अखिलेश गुप्ता बताया जाता है उनका नाम, कि साहब मेरी बेटी के साथ ऐसा गंदा और घिनौना करते हुआ राजू और उसका जो मालिक है मोहित खान ने किया है, जो कि बेकरी चलाता है, जो कि समाजवादी पार्टी का इसी कस्बे का नगर अध्यक्ष है, यानी कि मदरसा का नगर अध्यक्ष है। जैसे ही चौकी इंचार्ज ने ये बात सुनी, चौकी इंचार्ज परेशान हो जाता है। दरअसल जो चौकी मदरसा में चल रही थी वो इसी मुख्य आरोपी के घर में चल रही थी, कमरे पर चल रही थी। ऐसी स्थिति में उसने उस महिला को सलाह मशवरा दिया कि तुम जो मालिक है इस का नाम हटा दो, नौकर का नाम रहने दो, तो मैं इसमें कार्रवाई करने की कोशिश करता हूँ। जब इस तरह की बात थी तो महिला ने कहा साफ साफ कि मुझे तो दोनों ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करनी, क्योंकि मेरी बेटी ने बोला, बेटी ने जैसा बोला माँ ने वैसा करने की कोशिश की। चौकी इंचार्ज ने कुछ ना कुछ बहाना बनाने की कोशिश की। वक्त आगे बढ़ने लगता, महिला फिर उससे आने लगती। इसके बाद मामला थाने अध्यक्ष तक पहुंचता है, तरह तरह के बहाने करने लगते हैं और एफआईआर दर्ज नहीं होती। तब ये महिला थोड़ा परेशान होकर एक ये इसी कस्बे की इसी जगह की एक महिला होती है, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता होती है। बात जब वहां तक पहुंचती है तो वो महिला इस महिला के साथ सीधा थाने और चौकी का रुख करती है और जाकर कहती है कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते। इसी बात पर बात बहुत कहासुनी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद न कहासुनी होती है, बल्कि विश्व हिंदू परिषद, साथ ही बजरंग दल, निषाद पार्टी, कई ऐसे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा होने के बाद हंगामा होना शुरू हो जाता है। जैसा हंगामा होना शुरू होता है ये एक बात बात अखबारों में, साथ ही सोशल मीडिया पर चलने लगती है। अभी तो टीवी चैनल वाली भी बड़ा प्रमुखता से लेने लगते हैं। इसी बीच में जो बीकापुर के जो विधानसभा के विधायक होते हैं अमित सिंह, वो परिवार से संपर्क करते हैं, और परिवार से संपर्क करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो समय मांगते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय देते हैं। 2 अगस्त 2024 को आखिरकार समय मिल जाता है। हालांकि आखिरकार एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, लेकिन जब पुलिस वालों को पता चलता है कि ये परिवार मुख्यमंत्री से मिलने का, तो जो काम घंटों घंटों तक नहीं हो रहे थे वो मिनटों में काम शुरू होना जाते हैं। आखिरकार फिर आरोपी की गिरफ्तारी भी शुरू हो जाती है। न केवल इनकी गिरफ्तारी होती है, जिस चौकी इंचार्ज ने प्रार्थना पत्र में नाम बदलवाने की बात की थी, थाना अध्यक्ष ने नाम बदलवाने की बात की थी, वो भी सस्पेंड हो जाते हैं। वो सस्पेंड होते हैं तो प्रदेश की पुलिस में हड़कंप मचना शुरू हो जाता है। बात यहीं तक नहीं थमती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र का, इस इलाके की 12 साल की उस बच्ची की पूरी कहानी बयां करते हैं, और कहते हैं कि जो मेन आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उसका सपा में समाजवादी पार्टी से उसका लिंक है, उसका सक्रिय कार्य करता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। और साथ ऐसे ही कहते हैं कि वो सांसद की टीम का हिस्सा है, और जो सांसद की टीम का हिस्सा है तो आखिरकार उस पर कार्रवाई कैसे हो सकती है। बस इतना बोलना था। उसके बाद तो जाहिर सी बात है ये मामला सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन जाता है। अब जो शासन होता है, प्रशासन होता है, वो सक्रिय हो जाता है, और सक्रिय होने के बाद जो ये दोनों आरोपी होते हैं उनकी गिरफ्तारी हो ही जाती है। साथ ही इनकी जगहों की पैमाइश करना शुरू कर दिया जाता है। आखिरकार उसके पास कितनी ज़मीनें हैं, कितनी अवैध रूप से हैं, कितनी वैध रूप से हैं। जिस जगह पर लड़की का बलात्कार हुआ था उस बेकरी का पता चलता है कि वो तो अवैध रूप से बनाई जाती है। बुलडोजर जाता है, उसे तहस नहस कर देता है। उसके बाद यही एक मकसद था शायद सरकार का, शासन का, प्रशासन का, कि इसने बुरा किया है तो बुरा काम का बुरा नतीजा, इसलिए इस आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यही संदेश समाज को, ताकि जैसा अगर किसी किया तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि मामला जो मुख्य आरोपी है वो समाजवादी पार्टी से जुड़े होने की वजह से अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं उन तक जब बात पहुंचती है तो उन्होंने
अपने एक बयान यानी कि वो ट्वीट करते हैं, ट्वीट पर कहते हैं कि डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, साथ ही आरोप लगाकर सियासत न की जाए और डीएनए रिपोर्ट झूठी हो तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो खुद भी कहते हैं कि कार्रवाई हो, लेकिन डीएनए टेस्ट यानी कि बात को पुख्ता सही साबित करके कार्रवाई होनी चाहिए। उस तरह से कोई झूठे आरोप लगाकर ऐसा नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर इस मामले में सियासत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। अब चाहे मायावती हो, वो राहुल गांधी हो या फिर अन्य बड़े पार्टियां, सभी मैदान में कूद चुकी हैं और सभी की कोशिश है इस 12 साल की बच्ची को जल्द से जल्द कम से कम समय में इंसाफ मिलना चाहिए। हम भी अपने वीडियो के माध्यम से इस मामले को, जिस तरह इसकी जांच होनी चाहिए और डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए, साथ ही जो सरकार ने फैसला लिया है उसमें वैध अवैध जितनी संपत्ति है, जितनी कार्रवाई हो सकती है, ताकि समाज को एक मैसेज जा सके कि बुरे काम का बुरा नतीजा, और जो भी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, साथ ही आपको बताना है, आपको जताना है कि इस तरह की जो लड़कियां होती हैं उनको स्कूल कॉलेजों में गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाता है। जैसे उस लड़की के साथ पहले दिन हुआ था, गलत हुआ था, उसे कुछ लालच देकर बुलाकर उसकी बेकरी में उसके साथ बलात्कार किया गया था। काश उसने पहले ही दिन अपनी माँ से कहानी बयां की होती तो माँ उसकी थाने में जाकर एफआईआर की कराती तो इतनी देर नहीं होती और ना ही उस बच्ची के साथ इतना गलत हुआ। अब फिलहाल वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो खैर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो दर्द जो समस्या वो लड़की महसूस कर रही होगी शायद सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।